सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसे एक लार्जर ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, ठीक है। प्राइमरी मोटिव जो होता है आर्टिकल राइटिंग के पीछे वो क्या होता है, इज दैट इट शुड बी पब्लिश्ड इन आइदर न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और जर्नल्स टू मेक सम डिफरेंस टू द वर्ल्ड। It may be topics of interest of writer or it may be related to some current issues। देखो आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जो हम लार्जर ऑडियंस के लिए लिखते हैं। इसका प्राइमरी मोटिव क्या होता है बिहाइंड राइटिंग एन आर्टिकल, वो ये होता है कि आर्टिकल या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा और इन द मैगजीन और इन द जर्नल, जस्ट टू मेक सम डिफरेंस टू द वर्ल्ड। इसलिए होता है कि आर्टिकल के थ्रू जो मटेरियल, जो नॉलेज एस्पेक्ट हमारे पास आता है ना, उसका इफेक्ट किसके ऊपर आता है, डिफरेंस टू द वर्ल्ड। वो जो व्यूज होते हैं, वो जो ओपिनियंस होते हैं, वो इन पब्लिक वो ओपिनियन जो है जर्नलाइज होने लगता है। एंड आर्टिकल लिखा जा सकता है ऑन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द राइटर, जो टॉपिक्स होते हैं ना इंटरेस्ट के राइटर्स के वो, और इट मे बी रिलेटेड टू सम करंट इश्यूज, या फिर करंट इशू के जो टॉपिक्स होते हैं उस पे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। सो आर्टिकल आपको, जैसे अब सपोज हम आपको एक जनरल टॉपिक दे देंगे, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तो ये तो एक जनरलाइज टॉपिक हो गया है ना, इसको लिख दिया। और सेकेंडली करंट इशू, फॉर एग्जांपल सपोज हमने आपको दे दिया कि कोविड-19 द नीड ऑफ एन आवर, कोविड-19 अवेयरनेस पे लिखो, व्हाट इज कोविड-19 लिखो, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट कैन बी यूज्ड टू अवॉइड कोविड। तो इस तरह से ये सारे क्या हैं, दीज आर द करंट इश्यूज। अभी जैसे आज जो भारत बंद है, किसान आंदोलन, जो फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, दैट इज अ करंट इशू विच नीड दी, जो चाहता है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे सराउंडिंग्स में इन टॉपिक्स के बारे में। सो दीज आर द टॉपिक्स जो होने चाहिए, ठीक है। सो आर्टिकल बेसिकली हम उन टॉपिक्स पे लिख सकते हैं जिसमें राइटर का इंटरेस्ट हो और इट मे बी रिलेटेड टू सम करंट इश्यूज ऑल्सो। अब हर चीज को लिखने के पीछे ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो व्हाट आर दोज ऑब्जेक्टिव्स? देखो ऑब्जेक्टिव जो आर्टिकल लिखने के होते हैं वो क्या होते हैं, इट ब्रिंग्स आउट द मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइमलाइट। जो मैटर ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, उसको लाइमलाइट में लेके आने का काम कौन करते हैं, आर्टिकल्स। सेकेंडली, इट ऑफर सजेशन एंड पीस ऑफ एडवाइस। ये सजेशन और पीस ऑफ एडवाइस देता है। सपोज स्मोकिंग का आर्टिकल लिख रहे हो तो उसमें सजेशन दिए जाएंगे कि स्मोकिंग क्यों बैड होती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं है। पीस ऑफ एडवाइस विल बी गिवन कि अगर आपने स्मोकिंग को अवॉइड नहीं किया तो व्हाट कैन बी दी बैड इफेक्ट्स, की किस लेवल तक ये इंजूरियस हो सकती है। सो दीज ऑल थिंग्स जो है ये सारी आर्टिकल राइटिंग में। इट इन्फ्लुएंस द रीडर एंड अर्जेस देम टू थिंक। ये इन्फ्लुएंस करता है रीडर्स को और अर्ज करता है उन्हें टू थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचने पे अर्ज करता है, ठीक है। तो रीडर्स को इन्फ्लुएंस करना और रीडर्स को अर्ज करना कि रीडर सोचे इस बारे में। फिर फोर्थ पॉइंट इसका जो ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है, इट डिस्कस वेरियस स्टोरीज, पर्संस, लोकेशंस, राइजिंग इश्यूज एंड टेक्निकल डेवलपमेंट्स। अब देखो ये क्या क्या करता है, और जो आर्टिकल्स होते हैं ना इसके अंदर बहुत सी स्टोरीज भी डिस्कस हो जाती हैं। सेकेंडली, इसके अंदर बहुत से पर्संस के बारे में डिस्कशन होता है। थर्डली, लोकेशंस, बहुत सी वेरियस लोकेशंस के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। कुछ राइजिंग इश्यूज, जो उभरते हुए नए इश्यूज होते हैं उनके बारे में, और कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती है, टेक्निकल डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन होता है। सो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल, कि मैटर ऑफ इंटरेस्ट को लाइमलाइट में लेके आना, इसके अंदर आप सजेशंस भी ऑफर करते हो और पीस ऑफ एडवाइस भी देते हो, इन्फ्लुएंस करते हो आप रीडर्स को एंड अर्ज करते हो कि जस्ट टू थिंक अबाउट इट, कि वो सोचें कुछ इस बारे में, ठीक है। देन इट डिस्कस वेरियस स्टोरीज को डिस्कस करना, पर्संस को डिस्कस करना, लोकेशंस, राइजिंग इश्यूज, टेक्निकल डेवलपमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, इन सबको डिस्कस करना। पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकल। अब आर्टिकल जो होता है, जब हमने ऑब्जेक्टिव समझ लिया, हमारे पास पर्पस आ गया, हम समझ गए हमें क्या लिखना है, क्यों लिखना है, किस लिए लिख रहे हैं हम। सो उसके बाद में जो हमें समझनी होती है चीज, वो ये समझना है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ आर्टिकल, हमारे आर्टिकल के क्या क्या पार्ट्स है। सो सी, आर्टिकल के अंदर क्या होता है, एक टाइटल होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन। टाइटल हमें पता है, स्टार्टिंग हेडिंग जिसको हम बोलते हैं। इंट्रोडक्शन, वॉट एवर इज योर टॉपिक, आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे। थर्डली, जो बॉडी, बॉडी कहने का मतलब पूरे जो 3-4 पैराग्राफ जो आपके आर्टिकल के है ना, वो सारा उस बॉडी पार्ट आता है उसका। देन कंक्लूजन, मतलब आप अपना फाइनल ओपिनियन दोगे, फाइनल रिकमेंडेशन दोगे, या अपना फाइनल कमेंट जो आप देना चाहते हो वो आप दोगे। सो सी,
सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल बहुत ही आई कैचिंग होना चाहिए। सी आप न्यूज़पेपर ओपन करते हो, क्या आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं। आप क्या करते हो? आप हेडिंग्स हेडिंग्स पढ़ते हो। जो हेडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगती है ना, आप उसको पढ़ना शुरू कर देते हो, है ना। जो हेडिंग आपको इंटरेस्टिंग लगी, आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से अगर आपके आर्टिकल का टाइटल बहुत आई कैचिंग होगा ना, तो अंडरस्टूड सी चीज है कि आपके रीडर्स की अटेंशन जो है ना उस तरफ जरूर अट्रैक्ट होगी, और आपका वो रीडर जो है ना आर्टिकल टाइटल से ही आपकी थीम समझ जाएगा और उसको पक्का पढ़ेगा। सो एन आई कैचिंग टाइटल जो अट्रैक्ट करता है रीडर्स की अटेंशन को एंड सजेस्ट द थीम ऑफ द आर्टिकल, और सजेस्ट करता है द थीम ऑफ द आर्टिकल। थिंक अबाउट, सोचो इस बारे में, व्हाई यू रीड अ मैगजीन और न्यूज़पेपर आर्टिकल रिसेंटली। सोचो कि आप क्यों पढ़ते हो मैगजीन या न्यूज़पेपर आर्टिकल जो रिसेंटली होता है उसको। व्हाट मेड यू रीड इट, क्या है जो आपको उसको रीड करने में मजबूर करता है। आर्टिकल्स कैन ऑल्सो हैव सब हेडिंग्स बिफोर ईच पैराग्राफ। अब आर्टिकल्स के पहले आप सब हेडिंग्स भी दे सकते हो बिफोर ईच पैराग्राफ। देन आपने टाइटल दिया, उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ही क्लियरली डिफाइन करता है द टॉपिक टू बी कवर्ड। वो टॉपिक जिसको कवर करना है, इंट्रोडक्शन उसको क्लियरली डिफाइन करेगा एंड कीप द रीडर्स अटेंशन, और रीडर की अटेंशन को बनाए रखेगा, ठीक है। Then body, the body consists of 2 to 5 paragraphs, 2 से 5 पैराग्राफ in which the topic is further developed in detail, जिसके अंदर टॉपिक जो है वो फर्दर डिटेल में डेवलप किया जाता है। Then conclusion, conclusion समराइज करता है द टॉपिक और फाइनल ओपिनियन, रिकमेंडेशन और कमेंट। So see, title should be eye catching which attracts the attention of the reader, और वो सजेस्ट करेगा the theme of the article। तभी आप सोचो, थिंक अबाउट व्हाई यू रीड अ मैगजीन, न्यूज़पेपर आर्टिकल रिसेंटली, व्हाट मेड यू रीड इट, द टाइटल। ओके, सो इसका आंसर यहाँ है। आर्टिकल्स की सब हेडिंग हो सकती है बिफोर ईच पैराग्राफ इफ यू वांट टू गिव। इंट्रोडक्शन क्लियरली डिफाइन करेगा टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू कवर इन योर आर्टिकल एंड रीडर की अटेंशन को इट कीप्स अप, कीप इट अप, ठीक है, उसको रखे रखता है कि अटेंशन कभी भी आपकी इधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आप उस टॉपिक के साथ साथ मूव करते रहो। बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ टू मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 5 पैराग्राफ, जिसके अंदर टॉपिक को फर्दर अच्छे से डेवलप किया जाता है इन डिटेल। कंक्लूजन, कंक्लूजन के अंदर समराइजेस द टॉपिक और फाइनल ओपिनियन, रिकमेंडेशन और कमेंट। कंक्लूजन में क्या होता है, आप फाइनली समराइज करते हो अपने टॉपिक को फाइनल ओपिनियन के साथ में, रिकमेंडेशन के साथ में या कमेंट के साथ में। ओके, now these were the parts of article. Now what are the steps of article writing? article writing के steps क्या है? Think of the topic you want to write the article about. सोचो उस टॉपिक के बारे में जो आप लिखना चाहते हो। You want to write the article about, जिसके बारे में आप आर्टिकल लिखना चाहते हो। Only after you have decided your topic, you can go ahead and undertake the further steps in the process one by one. Only after आपने इन टॉपिक्स को आपने डिसाइड किया, तो आप मूव अहेड करोगे फर्दर स्टेप्स को वन आफ्टर द अदर फॉलो करते हुए। फर्स्टली योर टारगेट ऑडियंस, दैट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंसर्निंग रीडिंग ग्रुप। आपको टारगेट करना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका आर्टिकल है वो किस पे मेंशन्ड है। अब आप सपोज कर रहे हो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसको आपने जो बिल्कुल छोटे जो 3rd 4th 5th के बच्चे हैं उनके ऊपर आपने टारगेट किया, तो विल इट बी वर्थ? नो। ऐसे ही अगर आप बोल रहे हो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उस पे आप उसको यंग बच्चों पे कर रहे हो या फीमेल्स पे कर रहे हो, फीमेल ओल्ड फीमेल वुमेन्स पे कर रहे हो, तो विल इट बी वर्थ? नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू टेक इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो आपका कंसर्न रीडिंग ग्रुप कौन सा है, जो आपके आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं वो ग्रुप कौन सा है। सेकेंड इज पर्पस, दैट इज फाइंड द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ राइटिंग द आर्टिकल। आप फाइंड आउट करो योर ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ राइटिंग द आर्टिकल। वो ऑब्जेक्टिव, वो एम जिस पे आप क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू राइट द आर्टिकल, ठीक है। सो पर्पस क्या हो गया, फाइंड द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ राइटिंग द आर्टिकल। किस लिए लिखना है, एम क्या है, कलेक्ट एंड सिलेक्ट, दैट इज आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है ना सारी इकट्ठी कर लो जहां से आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटेल्स, और जो सबसे सिग्निफिकेंट डिटेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना उनको आप अलग से आइडेंटिफाई करो।
ऑर्गेनाइज, फिर आपने जितना इंफॉर्मेशन गैदर किया उसमें से आपने सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सिग्निफाई किया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऑर्गेनाइज इट, दैट इज अरेंज द इंफॉर्मेशन एंड द फैक्ट्स इन अ लॉजिकल वे. तो इस इंफॉर्मेशन को अरेंज करो, ठीक है, इन फैक्ट्स को इन अ लॉजिकल वे, एक बहुत ही लॉजिकल वे के अंदर. ठीक है, सो दिस वे आपको अपना टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव और एम फाइंड आउट करना है, गैदर द इंफॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल एंड देन अरेंज करोगे उस इंफॉर्मेशन को और फैक्ट्स को इन अ वेरी लॉजिकल वे. सो दीज आर दी स्टेप्स. तो आपको पता चल गया आप किसके लिए आर्टिकल लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी है और लॉजिकली आपकी इंफॉर्मेशन किस तरीके से जानी चाहिए. तो वो सारा का सारा जो है आपका एक पर्पस हो जाता है. क्या आपका ये सारे स्टेप्स के साथ में आपका जो पर्पस है आर्टिकल लिखने का वो सॉल्व हो जाता है एंड यू कैन राइट अ वेरी नाइस आर्टिकल, सेंसिबल आर्टिकल. देन सी पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बिफोर यू बिगिन राइटिंग एन आर्टिकल. इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर, क्या पॉइंट्स को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है. देखो, वेयर इज द आर्टिकल गोइंग टू अपीयर इन न्यूज़पेपर और मैगजीन. सबसे पहले तो आप ये देखोगे आपका आर्टिकल कहाँ अपीयर होने वाला है, क्या आपका न्यूज़पेपर में आने वाला है या आपका मैगजीन में आने वाला है. देन हु आर द इंटेंडेड रीडर्स, दैट इज आइडेंटिफाई करोगे आपकी टारगेट ऑडियंस, के आपके रीडर्स कौन होने वाले हैं. एक स्पेसिफिक ग्रुप होने वाला है ये, सच एज स्टूडेंट्स या टीनेजर्स, या फिर अडल्ट्स के लिए है या फिर इन जनरल सबके लिए है. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू आइडेंटिफाई. क्या आप देखोगे, आप ये देखोगे कि आपके इंटेंडेड रीडर्स कौन है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट और टीनेजर या फिर अडल्ट्स हैं या इन जनरल वो सबके लिए है. What is the aim of the article? That is purpose या aim. That is आप इस article के through कुछ advice करना चाह रहे हो, suggest, inform, compare, contrast, describe, etc. आप ये देखोगे that what you are going to do with this article. क्या आप इससे किसी को एडवाइस देने वाले हो, क्या आप कुछ सजेशंस देने वाले हो, आप किसी को कुछ इन्फॉर्म करने वाले हो, आप कोई कंपेरिजन्स करने वाले हो, आप कोई कंट्रास्ट प्रेजेंट करने वाले हो, या आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब करने वाले हो और एक्सेट्रा. ऐसी बहुत से एम्स हो सकते हैं. Then article could be formal, semi-formal, informal or depending on your intended audience. Articles चार तरह के हो सकते हैं, like वो formal हो सकता है, वो सेमी फॉर्मल हो सकता है, वो टोटली इनफॉर्मल आर्टिकल भी हो सकता है, एंड फोर्थली वो हो सकता है आपका जो इंटेंडेड ऑडियंस है ना उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आप अपने आर्टिकल को डिसाइड कर सकते हो कि आपका आर्टिकल किस फॉर्म में होगा, फॉर्मल होगा, सेमी फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, या इट विल बी डिपेंडिंग ऑन योर इंटेंडेड ऑडियंस. यूज vocabulary and descriptive language appropriate for the article. Linking words and expression and a variety of vocabulary will only improve your work and make it more interesting. So आप यूज करोगे अपनी vocabulary को, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को जो अप्रोप्रिएट होगा फॉर द आर्टिकल. नाउ लिंकिंग वर्ड्स हुए, द एक्सप्रेशंस एंड द वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी दैट विल ओनली इंप्रूव योर वर्क एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. सो आप जो वोकैबुलरी यूज करोगे या जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आप यूज करोगे वो अप्रोप्रिएट होगा आपके आर्टिकल के लिए. आपको बहुत से लिंकिंग वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे. वो होता है ना कि आपके पास कुछ जो हम बोलते हैं हिंट्स होते हैं, या आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो थोड़ा सा क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. आप उनको ज्वाइन करके कुछ मीनिंगफुल प्रेजेंट करना चाहते हो, तो उन्हें ज्वाइन करने के लिए जो आप वर्ड्स यूज करते हो दोज आर द लिंकिंग वर्ड्स. तो आप लिंकिंग वर्ड्स यूज करोगे, एक्सप्रेशंस यूज करोगे एंड वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी भी आप यूज करोगे, विल ओनली इंप्रूव योर वर्क. इससे क्या होगा, आपका वर्क इंप्रूव होगा एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, और आपका वर्क जो है और इंटरेस्टिंग प्रेजेंट होगा बाकियों के लिए. ठीक है. डू नॉट यूज ओवर पर्सनल और ओवर इमोशनल लैंग्वेज और सिंपली वोकैबुलरी. आप ओवर पर्सनल, ओवर इमोशनल लैंग्वेज यूज नहीं करोगे या बहुत ही सिंपल वोकैबुलरी यूज नहीं करोगे. आप उसको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही मीनिंगफुल वोकैबुलरी से आप उसको कंटिन्यू करोगे.
वोकैबुलरी जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो हम बोलते हैं ना साउंड वोकैबुलरी, के पढ़ने वाले को लगेगी वाओ व्हाट अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कितना अच्छा वर्ड, कितना इंटरेस्टिंग वर्ड, कितनी इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने आई है, दैट कि आप उसको पढ़ लो ना कि आप मजबूर हो जाओ कि आपको डिक्शनरी खोल के उसका मीनिंग फाइंड आउट करना ही पड़े कि ये वर्ड क्या है और आप उसको फर्दर यूज भी करो। वो जो चीज होती है उसको हम बोलेंगे कि आप बहुत ही सिंपल वोकैबुलरी यूज नहीं करोगे, ना ही आप बहुत ओवर इमोशनल हो जाओगे, ना ही आप ओवर पर्सनल हो जाओगे। डू नॉट टॉक अबाउट योर सेल्फ, यू आर राइटिंग फॉर द जनरल पब्लिक, नॉट अ क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। खुद के बारे में हमें आर्टिकल में बात नहीं करनी होती। वाई? बिकॉज आप लिखते हो किसके लिए? आप जनरल पब्लिक के लिए लिख रहे हो, आप अपने क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड के लिए नहीं लिख रहे हो जिसमें आप बताओगे यार मैं ऐसे करता, मैं बताऊं नहीं। ये मैं जो है ना वहां से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। आप अपने बारे में नहीं लिखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, यू आर राइटिंग फॉर द जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक के कंटेक्स्ट में ही आपको लिखना है, उन्हीं के कंटेक्स्ट में ही आपको सारी बातें करनी है, ओके। एंड नॉट अ क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड, आप अपने क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड के लिए तो लिख नहीं रहे हो, सो ट्राई टू बी मोर फॉर्मल। सो सी दीज वर बेसिक थिंग्स। अब बताओ इतना जब चीजें आप समझ लेते हो तो इज इट नॉट नाउ इजी कि आप समझ पा रहे हो कि व्हाट आर्टिकल इज अबाउट, आर्टिकल कैसे लिखना है, कितने पैराग्राफ्स होंगे, कैसी लैंग्वेज यूज करनी है, कैसी वोकैबुलरी यूज करनी है, टाइटल क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन आर्टिकल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल, what are the various things that we are going to keep in our mind, important points while writing article. So don't you think this piece of explanation is going to be very helpful for you when you are going to write an article? Yes, batao mujhe, yes or no? If yes, then just raise your hand. Yes, so you understood it na nicely, अच्छे से समझ में आया ना सबको? Good. Very nice. So now we are going to take up some very interesting example. एक एग्जाम्पल हम बिल्कुल उसके फॉर्मेट के साथ में लेंगे, जो फॉर्मेट आपको आर्टिकल लिखते समय फॉलो करना है, ओके। सो उस फॉर्मेट के साथ में हम विल टेक वन एग्जाम्पल एंड रेस्ट हम क्लास में जो जितने भी एग्जाम्पल आज कर पाएंगे अभी, तो वो हम सारे विदाउट द फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेट का ये जो आपको यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है ना, मेंशन किया हुआ, वो नहीं होगा, बाकी तो फॉर्मेट में ही रिटर्न होगा जो भी होगा। So see, layout of an article. With the rampant cutting of trees, it has led to ecological imbalance, and as a result, many species have either disappeared or become extinct from the surface of the earth. Write an article expressing your views about how to stop this reckless felling of trees and its consequences is not more than 100 to 150 words. Word limit आपको दिया होगा and how you have to take the word limit वो मैंने आपको बता ही रखा है. One line is equals to 10 words, so 100 words मतलब it's 10 lines and 150 it's almost 15 lines, तो almost one page का article आपको लिखना होता है. अब आप 100 का 30, 40, 50 कर दोगे तो भी वो नेगेटिव हो जाएगा, बट आप 90, 95, 80 करते हो तो सफिशिएंट चलेगा, कंसिडरेबल है. ऐसे ही 150 मैक्सिमम लिमिट, आप 300, 250 तक पहुंच गए तो वो थोड़ा गलत काउंट होगा, बट आपने 150 का 160, 170, 180 कर दिया तो वो कंसिडरेबल होता है, ठीक है. बट ट्राई, कोशिश किया करो दैट गिवन वर्ड लिमिट में ही काम करो. बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है तो हम थोड़ा सा एक जो होता है ना लिमिट जो होती है उस लिमिट को प्रेफर करके चलेंगे, ठीक है. सो सी रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज अ कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. सो क्या कहा गया है यहाँ पे कि एक बहुत ही रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है, रैम्पेंट उसी को बोलते हैं. सो उससे क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया एंड बहुत से जो स्पीसीज आइदर तो वो डिसअपियर हो गए हैं या बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. सो आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसमें आप अपने व्यूज एक्सप्रेस करोगे ऑन हाउ टू स्टॉप दिस रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, कि कैसे स्टॉप किया जा सकता है इस रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज को एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, और उसके रिजल्ट्स भी क्या होंगे. 150 मैक्सिमम एंड मिनिमम 100 वर्ड्स में आपको इसको कंप्लीट करना है. सो सी इधर ये कंसिडरेबल पॉइंट्स जरूर चेक करना आप, ठीक है. देखो सो टाइटल है रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, वो हमें क्वेश्चन से ही मिल गया हमें टाइटल, अ कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, राइट.
सो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट जो चीज है टाइटल, इट कैन बी अ वर्ड, ये एक वर्ड भी हो सकता है, इट कैन बी अ फ्रेज, एक फ्रेज भी हो सकता है, और अ शॉर्ट सेंटेंस, एक छोटा सा सेंटेंस भी हो सकता है। तो ये सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है टाइटल। देन जस्ट टाइटल के नीचे आता है बाय लाइन, ये आपको बाय दिख रहा है ना, इट इज बाय लाइन, दैट इज बाय हुम इट इज रिटन, ये आर्टिकल को लिखने वाला कौन है। सो बाय में यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ऑथर। अब आपको सपोज क्वेश्चन के अंदर एक नेम गिवन हो, तो आप वो गिवन नेम यूज करोगे, एंड अगर कोई नेम नहीं दिया तो आप लिखोगे, सपोज यही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप अपना अपना नेम लिखोगे। मेरे मैं लिखूंगी तो मैं शीतल लिख दूंगी, शीतल से डाना। अगर सपोज क्वेश्चन में दे दिया यू आर रोहन ऑब्लिक रोहिणी एंड राइट एन आर्टिकल एंड सो, तो गर्ल्स रोहिणी लिख देंगे, बॉयज क्या लिख देंगे, रोहन लिख देंगे। एंड कई बार क्या होता है, सपोज एक ही ऑप्शन आए यू आर रोहिणी, अब चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज है, अगर हमें क्वेश्चन में रोहिणी दिया है तो हमें रोहिणी ही लिखना है। ऐसे ही फॉर गर्ल्स, अगर इट्स रिटन यू आर रोहन, कोई गर्ल नेम का ऑप्शन नहीं है, so चाहे आप गर्ल्स हो यू हैव टू राइट रोहन। ओके, सो अंडरस्टूड। सो आपको आर्टिकल की जो बाय लाइन लिख रहा है वेर यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ ऑथर, अगर आपको ऑथर नेम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू राइट बाय, और आप अपना नेम ही वहां पे लिखोगे। So these are the first two things, that is title and byline. ये फॉर्मेट में मार्क्स में इंक्लूडेड होती है। अगर आपने टॉपिक नहीं लिखा, आपने बायलाइन नहीं लिखी, या दोनों में से कोई एक नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स कट होंगे। डजेंट मैटर आपका मटेरियल कितना भी अच्छा हो, बट ये गलती भी कंसिडरेबल है, इसको कंसिडर किया जाएगा फॉर कटिंग मार्क्स। देन कम्स इंट्रोडक्शन और ओपनिंग। इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी सी होनी चाहिए, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि आर्टिकल में आप क्या लिखने वाले हो। वी आरंट अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ सिंस टाइम्स इमेमोरियल, मैन हैज मेड यूज ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स टू सेटिस्फाई हिज ग्रीड। अब देखो इंट्रोडक्शन में इन्होंने हमें दे दिया क्लियर दैट हम अनअवेयर है ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ, हम अनअवेयर तो नहीं है ना, नहीं। सिंस टाइम्स इमेमोरियल, मैन जो है ही हैज यूज्ड यूज ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्स, उन्होंने यूज किया है जस्ट टू सेटिस्फाई हिज ग्रीड। अब इससे हमें पता चल गया कि अपनी ग्रीड के लिए इंसान जो है कंटिन्यूसली इस पेड़ को काटे जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, अब इस टॉपिक को डेवलप देखो। इन हिज अटेम्प्ट टू रीच द हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट ही हैज फॉरगॉटन दैट ही इज इन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। द डे इज नॉट फार व्हेन ही विल बी द बिगेस्ट लूजर इन दिस मैन रेस ऑफ टर्निंग द ग्रीन अर्थ इनटू अ डेजर्ट। नाउ ही सेज कि यहाँ पे देखो कितना अच्छे से इस टॉपिक को डेवलप किया है कि ये जो मैन का जो अटेम्प्ट है ना पेड़ों को काटने वाला, हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट के चक्कर में वो ये भूल गए हैं कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे चल रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब वो एक बिगेस्ट लूजर बन जाएंगे इन दिस मैड रेस ऑफ टर्निंग, इस ग्रीन अर्थ को डेजर्ट में कन्वर्ट करने के। सो कितना अच्छे से टॉपिक जो है डेवलप हुआ। देन नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज वाइंडिंग अप। आप इस टॉपिक को वाइंड अप करते हो, कैसे वाइंड अप मतलब फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हो। We as human beings have still not been able to realize that trees are our biggest benefactors. If we kill them, we lay thorns in our way. Because of deforestation, the entire ecological balance has been affected, and most of animal species have lost natural habitat and are slowly dying or becoming extinct. It sends a shiver down the spine to see that man is the most selfish of all beings, and in his desire to fulfill his insatiable greed, he is not only harming trees but also indirectly harming animals. सो वाइंडिंग अप करते हुए देखो बोल रहा है कि हम एज ए ह्यूमन बींग हमने आज भी रियलाइज नहीं किया कि ट्री हमारे बिगेस्ट बेनिफैक्टर्स हैं। अगर हम इन्हें किल कर देंगे तो हम अपने ही रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन जो अंटायर इकोलॉजिकल बैलेंस है ना वो अफेक्ट हो रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स हैं, एनिमल स्पीसीज वो लॉस्ट कर रही हैं अपना नेचुरल हैबिटेट एंड आर स्लोली डाइंग और बिकमिंग एक्सटिंक्ट। और ये सोच के ही इट सेंड्स अ शिवर डाउन द स्पाइन, ये देख के कि मैन जो है मोस्ट सेल्फिश है ऑफ ऑल द बीइंग्स एंड हिज डिजायर टू फुलफिल हिज इनसटाइबल ग्रीड। ना ही वो सिर्फ ट्रीज को हार्म कर रहा है बल्कि इनडायरेक्टली वो एनिमल्स को भी हार्म कर रहा है। दैट इज वाई बहुत सी जो स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। नाउ पूरा टॉपिक डेवलप हो गया, उसके बाद में उसको हम वाइंडिंग अप की तरफ भी ले गए। वी हैव वाइंडेड इट अप नाइसली। अब कंक्लूजन या फिर एंडिंग देखो। The time is not far away when the entire earth will be deprived of all the natural resource and we would be dying a slow death as a result of our own action.
सो देखो उन्होंने एंडिंग कितनी सेंसिबल दी है, एक एडवाइस की तरफ, एक सजेशन देते हुए, एक अवेयरनेस क्रिएट करते कि वो समय दूर नहीं है जब पूरा का पूरा जो अर्थ है ना, इट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, और हम भी स्लोली स्लोली स्लो डेथ की तरफ ही डाई होंगे, उससे ही डाई होंगे, विल डाई विद अ स्लो डेथ, एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एक्शंस, हमारे ही एक्शंस का ये रिजल्ट है जो हमें डेथ की तरफ ले जाएगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली वी कैन से, ये क्या था, ये उसका कंक्लूजन था। सो इससे हम क्या समझे, टॉपिक था हमारा रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, द कॉज ऑफ इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। फर्स्टली आपने टाइटल दिया, फिर आपने बायलाइन दिया, दैट इज द नेम ऑफ द ऑथर, देन आपने इंट्रोडक्शन और ओपनिंग दिया, फिर आपने डेवलप किया टॉपिक को अच्छे से, फिर आपने उसको वाइंड अप किया, आपने कंक्लूजन या फिर एंडिंग भी दिया। सो दिस वे हम बोलेंगे कि ये जो हमारा था आर्टिकल 1 कंप्लीट। नाउ सी, look the second example, role of students in removing illiteracy. The topic is the role of students in removing illiteracy. स्टूडेंट्स का क्या रोल है असाक्षरता को हटाने में? बाय राजीव, द नेम व्हाटएवर नेम इज गिवन वो लिखोगे या अपना नेम लिखोगे। Citizens of a country are its wealth. They can contribute a lot towards the development of the nation. If citizens are literate, then this wealth becomes more precise and accurate. Our country is standing at the threshold of joining the developed nation. But it is only possible when we achieve complete literacy. Our government has launched a variety of plans to remove literacy. But above all, it's the role of students in this direction, which may bring a significant change. Considering that charity begins at home, students can offer to teach the children of their domestic helpers, or they can go to different localities in group and teach the underprivileged. Students can organize educational camps also, or use a street plays to show importance of education. They can even go to different schools to inspire other students and encourage them to each one teach one. In this way, students can contribute a lot towards eradicating illiteracy. Now see, ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना, सिटीजन्स जो होते हैं वो वेल्थ होते हैं हमारी कंट्री की, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। एंड अगर जो सिटीजन्स हैं वो लिटरेट होंगे ना, तो हमारी जो वेल्थ है ना बहुत प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेट हो जाएगी। हमारी जो कंट्री है इज स्टैंडिंग एट अ थ्रेशोल्ड ऑफ ज्वाइनिंग द डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन को ज्वाइन करने के एकदम थ्रेशोल्ड पे खड़ी है हमारी कंट्री। बट ये पॉसिबल नहीं है व्हेन वी अचीव कंप्लीट लिटरेसी। ये तब तक पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी कंप्लीट लिटरेसी आएगी। हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं वैरायटी ऑफ प्लान्स जिससे इलिटरेसी को रिमूव किया जा सके। बट अबव ऑल ये कहा जाता है कि सबसे सिग्निफिकेंट रोल जो प्ले करता है ना, वो स्टूडेंट प्ले करता है इस डायरेक्शन में, जो एक सिग्निफिकेंट चेंज ला सकता है। ठीक है, कंसिडरिंग ये मानते हुए कि चैरिटी तो हमारे घर से शुरू होती है, स्टूडेंट्स जो है वो ऑफर कर सकते हैं टू टीच, जो उनके डोमेस्टिक हेल्पर्स के जो बच्चे हैं उनको पढ़ा सकते हैं, या वो डिफरेंट लोकेलिटीज में जा सकते हैं इन ग्रुप्स एंड टीच कर सकते हैं द अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एजुकेशनल कैंप्स एंड ऑल्सो वो स्ट्रीट प्लेस को यूज कर सकते हैं टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एंड इवन दे कैन गो टू डिफरेंट स्कूल्स, वहां पे जाके वो इंस्पायर करेंगे अदर स्टूडेंट्स को एंड इंकरेज करेंगे उन्हें। ईच वन टीच वन, हर एक एक को टीच करेगा। एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं लॉट टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग द लिटरेसी। इसी तरीके से अगर ये चीज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाती है, मैनेज हो जाती है, सो इन दिस वे हम बोलेंगे कि अगर इस चीज को स्टूडेंट्स कर पाते हैं ना कंप्लीट, तो स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड इरेडिकेटिंग लिटरेसी। तो स्टूडेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे लॉट टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग द लिटरेसी। ओके, समझ में आई ये चीज अच्छे से आपको? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी कैन से। सो दिस वे देखो इस टॉपिक में भी कितना ब्यूटीफुल टाइटल है, बायलाइन है, इंट्रोडक्शन है, टॉपिक को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, उसको बहुत अच्छे से डिटेल किया गया है, वाइंड अप किया गया है, एंड लास्ट में उसको कितना अच्छा कंक्लूजन दिया गया है दैट ईच वन टीच वन
एज अ सजेशन, एज अ एडवाइस। और ये कहा गया है कि इन दिस वे ये जो स्टूडेंट्स है ना, दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स इरेडिकेटिंग इलिटरेसी। सो दिस वे वी कैन से कि जो आर्टिकल राइटिंग है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको आप थोड़ा सा सेंसिबली अपने पॉइंट्स को यूज करते हुए, इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए, यू कैन गिव इट अ मीनिंगफुल फॉर्म। So this way article writing जो है it's complete. So have you understood it all? If yes, then quickly just एक बार आप अपना hand raise करेंगे. If you have understood the article writing nicely, yes, good. Any queries related to this? Anyone? Yes, now if anyone has any query related to this, आप पूछ सकते हो. If anyone, किसी को कोई query है? No? Okay. So I hope this is well understood by you. Tomorrow we are going to, yes, Yojana, you have a query? Yes, just a second. Okay, so this was all we can say for today's class. Tomorrow we'll be back with another new topic of writing composition section. Till then, you just go through this article topic, and if any queries, you can ask me. Okay, take care of yourself and keep studying.